Hello students and welcome back to my YouTube channel. This side Gaurangi Pundir. I hope you have prepared for CUT UG and you have downloaded the city intimation slip. And अगर अब तक आपने नहीं करी है तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट डाल दिया है कि कैसे डाउनलोड करनी है. You can watch that short and download it. ऑल्सो गाइज ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है. एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले आ जाएगा. स्टार्टिंग विद सोशियोलॉजी आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर. सो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी 2 बुक्स है सोशियोलॉजी के अंदर, जिसमें एक बुक में 4 यूनिट्स आने हैं और एक बुक में 5 यूनिट्स आने हैं. फर्स्ट बुक ऑलरेडी अपलोड हो गया है विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल एज कि पूरा का पूरा इनका एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है. ये 5 के 5 यूनिट्स भी आने वाले 5 दिन में कवर हो जाएगी. आई विल ऑल्सो बी ट्राइंग टू मेक वीडियोज ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, so don't worry. अब इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के टाइम पे. अब आपके पास लास्ट 7 to 8 डेज बचे हैं. कुछ बच्चों के एग्जाम 13 को है, कुछ का 15 को है, कुछ का 19 को है. सो मैं ये एग्जाम का जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये लास्ट 7 डेज के हिसाब से बता रही हूँ. आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना है क्योंकि रीडिंग एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा कोई भी बॉक्स को या फिर लीडर को और लीडर के बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन को मत छोड़ना. अभी से ही नोट्स बनाने लिख लो कि धर्म सभा किसने बनाई थी, क्या लीडर थे, संस्कृताइजेशन किसने दी थी, एम एन श्रीनिवास ने क्या कौन सी बुक लिखी. तो ये जो सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी के बॉक्सेस में लिखी हुई हैं. और याद रखना 2 तरह के बॉक्सेस हैं. एक बॉक्सेस है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, एक बॉक्सेस है जो लीडर से रिलेटेड है कि लीडर ने क्या क्या कर रखा है, लीडर ने कौन कौन सी बुक लिख रखी है. ये आपके बोर्ड्स में नहीं आया था, ये आपके सीयूईटी में आएगा. ऑल्सो जब आप कुछ तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे कि संस्कृताइजेशन हो गया, स्टीरियोटाइप्स हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या फिर मॉडर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो क्रिटिक्स हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं उसको ज़रूर लिखना. क्यों? क्योंकि पता क्वेश्चंस कैसे आएंगे. क्वेश्चंस आएंगे आपको 4 टर्म 4 लाइनें दे दी जाएंगी, ABCD स्टेटमेंट्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इसलिए आपको ये जो टर्म्स आप पढ़ रहे हो, इनके जो फीचर्स पढ़ रहे हो, संस्कृताइजेशन की जो क्रिटिसिज्म आप पढ़ रहे हो, कास्ट के जो फीचर्स आप पढ़ रहे हो, तो ये जो 4-4, 6-6 लाइंस दे रखी है ना, ये एनसीईआरटी में इसलिए दे रखी है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं. हर चैप्टर जैसे आप चैप्टर रीड कर लोगे तो आफ्टर एवरी चैप्टर उसके कम से कम नहीं तो कम से कम 40 से 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करें. अब आप बोलोगे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो मैंने ऑलरेडी सारी की सारी यूनिट्स के 40 to 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल रखे हैं. और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं हमें और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं और क्वेश्चंस के मॉक्स जो है आई विल बी प्रोवाइडिंग इन माई टेलीग्राम चैनल. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन देयर एंड लेट मी नो कौन से चैप्टर के आपको चाहिए. ऑल्सो कोई भी एक सिंगल मॉक से डिमोटिवेट मत होना. कुछ मॉक्स टफ होते हैं, कुछ मॉक्स आसान होते हैं. आपको एक मॉक मिलेगा जिसमें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, एक मॉक मिलेगा जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है. तो एक मॉक के रिजल्ट पे अपने आप को जज ना करें. कम से कम 4 से 5 मॉक्स के बाद जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है उसको अपना स्कोर माने. उसके बाद मॉक को एनालाइज ज़रूर करें. अब मॉक को एनालाइज कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. अब ये 4 क्वेश्चंस आपके क्यों गलत हो रहे हैं? क्या आपको आंसर आता नहीं है? क्या आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो? क्या आपने ये टॉपिक रीड नहीं करा या आपने सिली मिस्टेक करी है? उसके बाद ही आप अपने मॉक पे आगे काम कर पाओगे. अगर आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, पता चले 50 में से 40 गलत हो रहे हैं, 50 में से 10 गलत हो रहे हैं, 40 आ रहे हैं, कल करा फिर 50 में से 10 गलत हो रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो आप वहीं पे ही स्टक रह जाओगे अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. ऑल्सो कब जो टाइमलाइन बेस्ड डाटा है कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, बुक इस्टेब्लिश हुई थी तो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना. क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वाज धर्म सभा फॉर्म्ड या व्हेन वाज ब्रह्मो समाज फॉर्म्ड, सर सैयद अहमद खान ने क्या करा था. सो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ऑल्सो मैंने रिविजन सीरीज डाल दी है मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. देन लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग इज, अगर आप 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जिन्होंने एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ ली होगी और एक बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी हाथ नहीं लगाई होगी बोर्ड्स के बाद. सो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो फटाफट क्विक रिविजन करो सारी यूनिट्स का और मॉक्स करने स्टार्ट कर दो. और अगर आपने नोट्स नहीं चैप्टर नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, सो जस्ट ट्राई टू रीड द डिलीटेड चैप्टर्स जैसे मार्केट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, मास मीडिया हो गया. ये वाले चैप्टर्स पढ़ो जो बोर्ड्स में नहीं थे. एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि एग्जाम में क्या आ रहा है, चैप्टर के अंदर है क्या, पूछा क्या जा रहा है. ट्राई टू गिव एज मेनी एज मॉक्स एज यू कैन. और सबसे पहले याद रखना मॉक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं दोगे तो आपको स्टैंडर्ड नहीं पता चलेगा कि एनटीए स्टैंडर्ड क्या सेट करता है. आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चंस आते किस साइड
तरह के हैं। मैं भी एक लास्ट ईयर का पेपर करूँगी अपलोड, क्योंकि मेरे टाइम पे लास्ट ईयर OMR बेस्ड हुआ था। आई ऑल्सो हैव CBT मोड मॉक्स, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल सेंड यू देयर। ऑल्सो जितने भी लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईयर्स हैं, उनके क्विक नोट्स बना लेना। एक ही पेज पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिख लेना, सारे लीडर्स लिख लेना, जिससे एग्जाम से पहले टेंशन ना हो, कि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड बुक है तो एग्जाम से पहले बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक ही जगह पे लीडर्स और टाइमलाइन लिख ली होगी। सोशियोलॉजी में लीडर्स, क्रोनोलॉजी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आती हैं। लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। नाउ माई स्कोर वॉज 194 आउट ऑफ 200, दैट मीन्स मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। सो हाउ डिड आई स्कोर 194 आउट ऑफ 200? फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी दैट वी हैव टू चूज ओनली 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, तो आप करेक्टली चूज कर सकते हो कि आपको 50 में से कौन से 40 करने हैं। बट इस साल ये नहीं है, आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन 60 मिनट्स। सो जब भी आप कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको लगता है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 50 के 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओगे। अगर तुम 50 में से 48 क्वेश्चन करके आ रहे हो एंड यू आर डैम श्योर कि ये सही है, तो दैट इज मोर फीजिबल ना। मान लो तुमने 50 के 50 क्वेश्चन करे और उसमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन में लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे गलत होंगे, तो भाई ये याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी है। सो चूज द क्वेश्चंस वाइजली। ऑल्सो याद रखना कि टाइमिंग को लेके पैनिक मत होना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एक ही दिन में 2 पेपर हैं, एक ही दिन में 3 पेपर हैं, तो जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन की राइट साइड पे टॉप पे एक टाइमर चलता रहेगा हर एग्जाम का। बैक टू बैक पेपर हुए थे, सो बैक टू बैक ही पेपर होंगे। ऑल्सो फोकस ऑन द क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। मेक श्योर कि पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले बार क्वेश्चन रीड कर लेते हो, उसके बाद आप एब्सेंट माइंडेड होते हो, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन में है क्या, फिर दोबारा आप वो क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहली बार ढंग से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में टर्म्स होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच व्हाट इज ट्रू एक्सेप्ट दिस, ट्रू फॉल्स, ऐसे कुछ टर्म्स दे रखी होती हैं। देखो कभी कभी एनटीए हाईलाइट कर देता है लेकिन कभी कभी नहीं करता। अगर उन्होंने हाईलाइट करी ना करी, आप नज़रअंदाज मत करना। जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उसको ध्यान से देख के ही ऑप्शन करना। पता चले पूछा ट्रू लिखा हुआ है और ऑप्शन करा है फॉल्स का, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं। ऑल्सो आपको एक प्लेन ब्लैंक शीट मिलेगी पेपर से पहले, एक वाइट शीट मिलेगी और साथ में एक पेन मिलेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है क्रोनोलॉजी का और वहाँ पे ABCD है और बोला इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले अपने पेपर में फटाफट ABCD लिखना, उनके ईयर्स लिखना एंड देन क्रोनोलॉजी में लगाना। ये नहीं कि भाई हवा में हाथ स्क्रीन के आगे लिख दिया ब्रह्मो समाज जब हुई थी, धर्म सभा हुई थी, तो B के बाद दे होगा, C के बाद डी होगा। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग 2 मिनट बचाने के चक्कर में, ब्लैंक शीट पे लिखने के चक्कर में हवा में क्वेश्चन करोगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑल्सो जब आप मॉक्स कर रहे हो तो आप अपने आप को ट्राई करो कि आप 55 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस करो। क्यों? 5 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा बचा के रखना टू चेक कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं या नहीं करे हैं। और अगर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो तुमने वही ऑप्शन करा है ना जो तुम चाहते थे। ये ना हो कि तुम सोच रहे थे कि तुमने B अटेम्प्ट करा है और जब बाद में आ रहा है तो तुम देख के आए तुम तो C क्वेश्चन का C ऑप्शन अटेम्प्ट करके आ गए थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो एक एलिमिनेशन मेथड लगाना। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? व्हेन अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे आपकी 75-50% प्रोबेबिलिटी बन जाती है डूइंग द एलिमिनेशन मेथड। मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज डालूंगी उसके अंदर मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगी कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो जब वो हो जाएगा यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर उसके बावजूद भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकता है। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी बता रही हूँ। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, वहाँ से मुझे DM कर दे, आई विल चेक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।